हम कई बार ये सारी चीज़ें इस तरह टाइम लेके मरीज़ों को बता नहीं पाते कि बीमारियों से कैसे बचें। अगर बीमारियों से बचे रहेंगे तो डॉक्टर से बचे रहेंगे। बट 5 मेजर रिस्क फैक्टर हैं। इस तरह अगर हम 3 कैटेगरीज में खाना डिवाइड कर लें, लेकिन एक तीसरी चीज़ जो नई हुई है वो है कोविड के साथ हमें ये पता चल रहा है कि कुछ हद तक हार्ट की साइलेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। कोई भी चीज़ है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, कब तक लेनी है। स्टेंट की टाइप्स क्या होती हैं? 1/4 हार्ट अटैक्स 40 साल की उम्र के नीचे होते हैं। ये ब्लड प्रेशर का रेंज कितना होना चाहिए डॉक्टर साहब? वैसा डिजीज़ हमें 50 से 60 साल की उम्र में मिलता है। ये वाली मशीन्स जिम में, मॉल में, स्टेडियम्स में, कोई भी पब्लिक प्लेस, ऑडिटोरियम में जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ये मशीनें पड़ी होती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट जगदीप सिंह बावा और हमारे आज के इस बच के रहना के प्रोग्राम में हमने दावत दी है एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण चोपड़ा जी को। उनकी क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो एमडी मेडिसिन तो हैं ही, साथ में वो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और इस टाइम फोर्टिस हॉस्पिटल में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हैं। आज हम उनके नॉलेज और उनका जो लंबा एक्सपीरियंस है उसके पीछे उसका फ़ायदा लेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत करी। यू आर वेलकम सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है बच के रहना, ये लोगों के लिए है, ये जानने के लिए कि बीमारियों से कैसे बचें। अगर बीमारियों से बचे रहेंगे तो डॉक्टर से बचे रहेंगे और ये एक डॉक्टर ही बता सकता है कि डॉक्टर से कैसे बचना है, और उसलिए हमने आपको ज़हमत दी है। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं। ज़रूर। डॉक्टर साहब, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ये हृदय रोग होता क्या है? ये हार्ट प्रॉब्लम होती क्या है? देखिए जी, हृदय एक शरीर का वो ऑर्गन है जो कि सारे शरीर को खून सप्लाई करता है। दिमाग से लेके पाँव तक सारे शरीर को खून यही देता है। दिल का एक अपना ब्लड सप्लाई भी होता है। दिल की एक अपनी भी नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं, जिनको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है, इनमें जब ब्लॉकेज आती है तो हम एक ऐसी बीमारी का कारण बनती हैं जिनको बोलते हैं हार्ट अटैक। टेक्निकली हम इसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं, पर जो आम तौर पे कहा जाता है हार्ट अटैक, वो इन हार्ट की ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को ब्लड देती हैं, उनकी ब्लॉकेज के कारण होता है। सो मेन जब हम बोलते हैं दिल की बीमारी आना, आप मान लीजिए 4 में से 3 मरीज़ में तो यही प्रॉब्लम होती है। बाकी के जो कारण है वो और तरह तरह की बीमारियां हैं। हार्ट के वेल्व्स में थिकनिंग हो सकती है, नैरोइंग हो सकती है, लीकेज हो सकती है। हार्ट के अराउंड एक झिल्ली होती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, थिकनेस हो सकती है। बाकी हार्ट का पंप कमज़ोर हो सकता है, थिक हो सकता है, थिन हो सकता है। फिर जमांद्रू जो जन्म से डिफेक्ट्स हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स जिनको बोलते हैं, वो डिफेक्ट होते हैं जिनके कारण के हार्ट में छेद हो सकते हैं, वेल्व्स की नैरोइंग हो सकती है। जो नसें बंद होती हैं जन्म के टाइम पे वो खुली रहती हैं, और जो खुली रहनी होती हैं वो बंद हो जाती हैं। मतलब कई तरह की बीमारियां हैं। बट आप मान लीजिए जब हम बात करते हैं आम तौर पे दिल की बीमारी की, तो हम ऑलमोस्ट ऑलवेज हार्ट अटैक की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया। डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये है कि जो ब्लड है, एक तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है हार्ट के साथ, दूसरा अगर उसमें ब्लॉकेज नहीं आती आर्टरीज में, वो उसकी वजह शायद कोलेस्ट्रॉल है। अभी ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे व्यूअर्स को हम चाहते हैं कि ऑथेंटिक नॉलेज दें। ये ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल ये किस तरह से रिलेटेड है एक हार्ट की हेल्थ के साथ? ये आपने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा जी। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर क्या हैं, तो उनमें कई माइनर रिस्क फैक्टर हैं, बट 5 मेजर रिस्क फैक्टर हैं। तो उनमें से हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर यानी कि शुगर की बीमारी, सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, और शरीर के ऊपर के हिस्से का मोटापा, ये जो 5 रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हार्ट अटैक के सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है
उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे हार्ट के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता है, उससे ब्रेन की नाड़ियों पे, किडनी की नाड़ियों पे, हाथ पाँव की नाड़ियों पे असर आता है, वो डैमेज होती हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक लेवल तक रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में कई स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल के साथ ही बनते हैं, वो अगर ना हो तो नहीं बन पाएंगे। हमारे ब्रेन की कई लाइनिंग्स में कोलेस्ट्रॉल है, हमारे हर सेल की लाइनिंग में, जो सेल होते हैं छोटे से छोटा पार्ट हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी लाइनिंग में कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी भी है, बट एक लेवल से ऊपर चला जाए तो वो नसों में डिपॉजिट होके क्लॉट बनने की टेंडेंसी कॉज कर सकता है। जैसे दिल में हो तो दिल की नाड़ी में ब्लॉकेज हो तो हार्ट अटैक, दिमाग की नाड़ी में ब्लॉकेज हो तो स्ट्रोक, टांग या बाजू की नस बंद हो जाए तो उस एरिया का डैमेज हो जाता है, वो गैंग्रीन हो जाता है। तो इस तरह करके ये दोनों चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक में, ये दो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब तो ये है डॉक्टर साहब, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल आपने बताया है और भी जो कुछ है। अब इसको ठीक रखना है, जो हमको चाहिए आपसे जो गाइडेंस, कि ये सबको दुरुस्त कैसे रखना है, इसको ठीक कैसे रखना है। ये देखिए जी, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो आदमी चक्कर खा के गिर जाता है। सो ब्लड प्रेशर कम भी नहीं होना चाहिए, पर अगर ज़्यादा होगा तो वो नसों को डैमेज करता है। सिमिलरली जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसके बारे में आई थिंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, देखिए वो 3 चीज़ें हैं। एक तो है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि आपके जो फैमिली की एक हिस्ट्री है, जैसे आपके अगर फादर में, ग्रैंडफादर में, मदर में, ब्रदर में कोलेस्ट्रॉल हाई की टेंडेंसी है तो आपको भी होगी इन जनरल। सेकेंडली आपका हो गया डाइट, कि आप खाते पीते क्या हो। थर्डली हो गया आपका लाइफस्टाइल, कि आप एक्सरसाइज वगैरह कितनी करते हो। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनमें से आप देखिए, जो तो जेनेटिक है वो तो आपके कंट्रोल से बाहर है, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी 2 चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। तो आप जैसे खाना हेल्दी खाएं। खाना हेल्दी के बारे में चलो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, मगर आम तौर पे कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जिनके बारे में कोई डाउट नहीं है, वो हमको ज़्यादा खानी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो क्लियरली अनहेल्दी हैं, वो हमें लीस्ट पॉसिबल खानी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो इन बिटवीन है, कि जी थोड़ी सी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। इस तरह अगर हम 3 कैटेगरीज़ में खाना डिवाइड कर लें तो इट इज़ यूज़फुल। मिसाल के तौर पे सब्ज़ी है, फल है, दाल है, ये आप कोई भी सैलड, सलाद है वो खाते हैं, या जैसे दही है, पनीर है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये हेल्दी चीज़ें। ये जब आपने खाना है तो ये आप रिलेटिवली आराम से खा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर जैसे फ्राइड चीज़ें हैं, जैसे ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स आते हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, जैसे मिठाइयाँ हैं, तली हुई चीज़ें हैं, ये अनहेल्दी चीज़ें हैं, ये हमें कम से कम खानी चाहिए। बिल्कुल बंद करना तो चलो मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनको कभी कभार खाना चाहिए। फिर एक इंटरमीडिएट चीज़ें हैं, जैसे एग्स हैं, वो आप दिन में 1 अंडा अगर कोई खाता है तो खा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन वेज है, वो भी चिकन, फिश है, वो आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा खा लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीट कम खाना चाहिए, जो रेड मीट है वो ज़्यादा अनहेल्दी है इनसे। सो मतलब मैं आपको मोटी कैटेगरीज बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ आ गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ पीछे रह गई है वो है एक्सरसाइज। अब क्योंकि कारें हैं, मशीन्स हैं, आपको कहीं भी आने जाने में कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इवन आपको तो लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, टीवी ऑन ऑफ करने के लिए भी उठने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के रिमोट हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमको सारा दिन चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जैसे कुछ वज़न उठाने वाली एक्सरसाइज ज़रूर दिन में करनी चाहिए। अगर हम ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें, डाइट और एक्सरसाइज, तो फिर हम इन जनरल ज़्यादा हेल्दी रहेंगे कंपेयर टू अगर हम ये चीज़ें नहीं ख्याल रखते। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग कहा करते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे कि राज्य के खा
तो दब के बाह। बिल्कुल सही कहते आप डाइट जो मर्जी खाओ लेकिन उसको पचाओ भी, उसके काम करो ताकि वो हजम हो जाए। डॉक्टर साहब, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो आजकल सामने आ रही है, ये जो जिम्स हैं इनमें कई मैंने देखा है कि सुना भी है, अखबारों में पढ़ा है कि बच्चे एक्सरसाइज करते करते गिर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए जी, ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी परेशानी और इशू बन गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है, और इसका कोई बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब भी नहीं है। एक तो देखो, इसमें मेरे हिसाब से अगेन 3 चीज़ें शामिल हैं। इनमें 2 चीज़ें पुरानी हैं, 1 चीज़ नहीं है। तो पुरानी चीज़ें तो हैं, एक तो ये जी कि हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो इंडियंस में आम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे जल्दी होता है। हमारा जो एवरेज एज है हार्ट अटैक की वो वेस्टर्न वर्ल्ड से करीब 9 साल कम है। सो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में 60 के करीब हार्ट अटैक होता है, हमारे ज़्यादा 50 के करीब होता है। आप ये लगाओ कि हमारे 1/4 हार्ट अटैक्स 40 साल की उम्र के नीचे होते हैं, और ऑलमोस्ट 35-40% हार्ट अटैक 50 साल की उम्र तक हो जाते हैं। सो ये बहुत अर्ली एज पे हार्ट अटैक होता है। सेकेंडली, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ऐसे केस ज़्यादा होंगे। एक कंट्री की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, एक कंट्री की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो हमारे पास 140 गुना ज़्यादा ऐसे मसले आएंगे। फिर आपको ये भी है कि आगे आज से 20-25 साल पहले ये सोशल मीडिया नहीं होता था। ऐसे इवेंट होते थे अगर आपके नेबरहुड में हो या किसी बहुत नोन पर्सनैलिटी को हो तो आपको पता चलता था, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलता था। आजकल क्या है जी कि एक चीज़ होती है लखनऊ में, तो वो 2 दिन के अंदर पूरे कंट्री में 2 बार चक्कर मार जाती है, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पे। सो एक तो ये अवेयरनेस आपको ज़्यादा होने लग गई जो पहले नहीं थी। सेकेंडली, पॉपुलेशन बढ़ गई है, इवेंट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। सो एक रिस्क फैक्टर तो ये है कि ये हमेशा ही होता था, अब हमें पता ज़्यादा चल रहा है। दूसरा इशू है जो जिम में सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। सो कुछ ऐसे केस आए हैं कि जी जिम में ऐसे सप्लीमेंट यूज़ हुए हैं जो कि इम्प्योर हैं, जिनका कोई हिसाब ही है नहीं कि वो क्या हैं और कहाँ से आए हैं। बच्चे जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं जल्दी मसल बनाना चाहते हैं। मैं तो खुद जी कई साल एक्सरसाइज कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि मसल बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आप ताकतवर बन सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, आप फिट बन सकते हो, पर मोटे मोटे मसल बनाने आसान काम नहीं है। वो अनलेस आपकी फैमिली हिस्ट्री बॉडी बिल्डर्स की हो, अदरवाइज़ वो नहीं बनते। तो उसको बनाने के लिए तरह तरह के सप्लीमेंट लेते हैं लोग। सो प्रोटीन वगैरह तो चलो उसकी भी प्रॉब्लम्स हैं अगर बहुत ज़्यादा लिया जाए, पर फिर भी ठीक है। लेकिन और जो कई तरह की दवाइयाँ हैं वो अच्छी नहीं हैं और वो हार्ट को डैमेज कर सकती हैं। सो ये दूसरा कारण है। सो ये दोनों चीज़ें तो पुरानी चीज़ें हैं जो कि पहले भी थी, अब थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई हैं क्योंकि सोशल मीडिया बढ़ गया है। लेकिन एक तीसरी चीज़ जो नई हुई है वो है कोविड। कोविड के साथ हमें ये पता चल रहा है कि कुछ हद तक हार्ट की साइलेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आप लगाओ 100-200 में से एक को ऑब्वियस इन्वॉल्वमेंट होती है कि उनके हार्ट की प्रॉब्लम आती है जब उनको कोविड हुआ, लेकिन कई लोगों को हार्ट में साइलेंट इन्वॉल्वमेंट होती है कि मतलब आप उनका MRI करो या उनकी बायोप्सी लो तो आपको पता चलता है कि कोविड की इन्वॉल्वमेंट थी। पर आम टेस्ट में जैसे कि ECG है, एको है, उसमें कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। एक वो और एक उसके साथ कोविड वैक्सीन, जिसके कारण भी अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि पार्टली तो ये जो 2 पुराने रिस्क फैक्टर्स थे वो हैं, पार्टली हमको ये जो कोविड और कोविड वैक्सीन के कुछ हो सकता है अनडिस्क्राइब्ड साइड इफ़ेक्ट्स हों जिनके बारे में हमें और 2-3 साल 5 साल में ज़्यादा मालूम होगा। शायद इन चीज़ों के कारण ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जिम के दौरान एक्सरसाइज करने में। फाइनली ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपका रिस्क कम है। आज तो आप मतलब 30 साल की आपकी लेट से उम्र हो गई, आपने आज तक तो कभी जिम में एक्सरसाइज की नहीं। अब कल आप जाके ट्रेनर को कहो कि यार मैंने तो मसल बनाने हैं, आप हैवी वेट्स खूब भागना दौड़ना शुरू कर दो, तो नेचुरली अगर आपको छोटा मोटा डिजीज़ होगा उसमें एकदम बढ़ने के रिस्क ज़्यादा है।
सो आपको जब भी जिम में जाना है, एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करना है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना है। ये नहीं कि पहले दिन ही आप कहो कि मैं तो जी 5 किलोमीटर भागूंगा। अगर आप ऐसी चीज़ें ट्राई करोगे तो वो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जिम के हवाले से मैं बात फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ाना चाहूँगा। जरूर। क्या आप समझते हैं कि मार्केट में ऐसी ऑटोमेटेड CPR मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि मैंडेटरी होनी चाहिए जिम्स में, और उसको यूज़ करने के लिए भी कोई ट्रेंड उनके पास स्टाफ होना चाहिए? देखिए, ऑटोमेटेड CPR मशीन्स अब अवेलेबल होनी शुरू हुई हैं, पर वो अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है। वो अभी कुछ हॉस्पिटल्स में ट्रायल हो रही है। लेकिन ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर्स, जिसको बोलते हैं AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो शॉक देने वाली मशीन है, वो अब अवेलेबल है। और वो आमतौर पे अवेलेबल है, वो बहुत महंगी चीज़ भी नहीं है। वो इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ, जहाँ पे सडन कार्डियक अरेस्ट, ये जो होती है ना जी चीज़ के बंदा सडनली चलता चलता गिर गया, इसको हम बोलते हैं SCA, सडन कार्डियक अरेस्ट। तो इस पे जैसे USA में, कनाडा में, यूरोप में बहुत फोकस है। तो वहाँ पे ये वाली मशीन्स जिम में, मॉल में, स्टेडियम्स में, कोई भी पब्लिक प्लेस, ऑडिटोरियम में जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ये मशीनें पड़ी होती हैं। और ये मशीनें अपने आप काम करती हैं। आपको केवल ये करना है कि मशीन ऑन करके जो पेशेंट गिरा है, बेहोश हुआ है, उसके छाती पे अटैच करने हैं इसके पैचेस। उसके बाद मशीन खुद ही रीड करती है ECG और बोलती है मुंह से कि जैसे अगर उन्होंने कहना है शॉक देना है, तो वो बोलेगी कि शॉक देने वाले हैं, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर का मतलब है कि आप इस वक्त अगर पेशेंट को टच कर रहे हो तो टच ना करो, छोड़ दो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, क्योंकि झटका लगेगा तो वो बिजली आपके शरीर में भी ट्रैवल कर सकती है। तो वो आप जो भी उस वक्त कर रहे हो, आप कोई छाती पे मसाज कर रहे हो या सांस देने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उस वक्त हट जाओ कुछ सेकंड के लिए, और मशीन ऑल क्लियर बोल के शॉक डिलीवर करती है। और ये शॉक अगर बेहोश होने के कुछ मिनटों के अंदर, 2-3 मिनटों के अंदर दिया जाए, तो 90% पेशेंट्स का धड़कन रिस्टोर हो जाएगी, वो उठ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या प्रॉब्लम थी। सो ये जो AED है, ये आपने देखा होगा प्लेन्स में पड़ी होती है। सो ये मैंडेटरी होनी चाहिए, मतलब कई जगह तो है, पर आई थिंक हर पब्लिक जगह पे मैंडेटरी होनी चाहिए और लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इनको इस्तेमाल कैसे करना है। उसके भी 2 तरह के होते हैं प्रोटोकॉल। एक तो ACLS है, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, वो हम लोग सीखते हैं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं। एक है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। वो चीज़ हर एक को आनी चाहिए। जैसे आप जाओगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ पे सारे जो पुलिसमैन हैं, सारे जो फायरमैन हैं, जितने भी पब्लिक सर्विस में लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबको BLS पास करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोग पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव के तौर पे जिम्स में जाके हम और जगह लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, पर अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव हो, ऑल इंडिया लेवल पे इनिशिएटिव हो, तो ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। हर आदमी को चाहिए कि अगर कोई अचानक बंदा गिर गया, बेहोश हो गया, तो इमीडिएटली क्या करना है, ये हर आदमी को आना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया डॉक्टर साहब कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बात का। और डॉक्टर साहब, एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है कि आजकल आपने देखा होगा, ये जो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यहाँ कुछ ऐसी एड्स आती हैं कि बिना एक्सरसाइज के, बिना आप अपना खाना रिड्यूस किए आप हम वेट कम कर देंगे, बिना मेडिसिन के वेट कम कर देंगे, आप हमें पैसे दो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए जी, 2 ही चीज़ें हैं। एक तो ये कि कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। ये एक ना बड़ी पुरानी कहानी है कि कोई बड़ा समझदार आदमी था, उसने बड़ी किताब लिखी, उसने सारी दुनिया का नॉलेज उस किताब में लिखा। वो एक राजा के पास गया, कहता मैं जा रहा हूँ जंगलों में, जाने से पहले अपनी सारी विद्या आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे 1 लाख अशर्फी चाहिए। तो राजा हंस के कहता कि अरे छोड़ो, 1 लाख अशर्फी क्या देंगे, आप जाओ। तो वो फेंक के किताब किसी कुएं में चला जाता है। फिर बाद में पता चलता है राजा को वो तो बहुत बड़ा आदमी था, सेंट था। तो राजा पीछे पीछे भागा जाता है और कहता है कि नहीं जी, मेरे से गलती हो गई, आप मेरे को किताब और दे दो। तो वो आजकल का टाइम तो नहीं था कि मल्टीपल किताबें हों। वो कहता भाई किताब तो एक थी, वो मैंने फेंक दी। तो कहता जी मुझे एक मैसेज दे दो।
तो उसने कहा फिर सिर्फ एक मैसेज है, देयर आर नो फ्री लंचेस। ज़िंदगी में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती और पैसे से भी नहीं मिलती। सो जो हेल्थ है ना, वो पैसे से नहीं मिलती। हेल्थ अपने एफर्ट से मिलती है, अपनी विल पावर से मिलती है। सही खाना, सही एक्सरसाइज, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने पहले पॉइंट आउट किया, हमारे बुज़ुर्गों में था और अब ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी कही। व्हाट्सएप पे और ये सारे जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, इस पर इतना कुछ आता है और मैं हैरान होता हूँ। लोग अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी कई बार उनकी बातें विश्वास कर लेते हैं बिना टेस्ट किए या बिना सोचे या बिना किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट किए। ये बड़ी गलत टेंडेंसी हो गई है। ये वैसे अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग बिल्कुल मिसगाइड हो जाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों ने दवाइयों के अगेंस्ट या कई प्रोसीजर्स के अगेंस्ट कई चीज़ें चलो ठीक भी होती हैं, पर कई बार बहुत सारी गलत चीज़ें भी लिखी होती हैं। तो वो आपको पता चलता है बाद में कि जी वो तो बंदे का कोई अपना और प्रोडक्ट था जो वो बेचना चाहता था। तो मतलब वो चीज़ आई डोंट नो वो कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा व्यूअर्स से कि व्हाट्सएप पे जो पढ़ें उसको ब्लाइंडली विश्वास ना कर लें, उसको चेक करें। आजकल गूगल है, गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है। आप किसी एक्सपर्ट को पूछ सकते हैं, 2-4 लोगों की राय ले सकते हैं, फिर विश्वास करो। जस्ट व्हाट्सएप पे पढ़ के या सुन के विश्वास मत करो। ये डॉक्टर साहब, चाहे कोई भी चीज़ है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, कब तक लेनी है, इसकी नॉलेज तो लोगों को होनी चाहिए कि ये जी हल्दी बड़ी अच्छी है, अब ये कितनी खानी है, चाहे 250 ग्राम रोज़ खा जाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि हमें ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर का रेंज कितना होना चाहिए डॉक्टर साहब? ये जी आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा। लोग समझते हैं कि अगर उनका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो ठीक है, ऊपर नीचे है तो गलत है। ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर जी एक रेंज है, 100 से 140 ऊपर वाला, 60 से 90 नीचे वाला। तो जैसे 120/80 है, वैसे ही 130/85 भी नॉर्मल लिमिट्स में है, 110/70 भी नॉर्मल लिमिट्स में है। तो ये सब नॉर्मल है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग बहुत बार ना मानते नहीं हैं, स्पेशली जब हम दवाई शुरू करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। लोग कहते हैं जी मेरा तो सारा दिन बीपी बदलता रहता है। आजकल मशीनों आनों से कुछ फ़ायदा भी हुआ है मगर ये नुकसान भी हुआ है। कई लोग दिन भर बैठ के अपना बीपी नापते रहते हैं, दिन में 10-10 बार बीपी नापते हैं। तो वो कभी 110/70 आता है, कभी 120/80 आता है, कभी 130/90 आता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीपी एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है। हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, पल्स रेट, ये बढ़ती घटती रहती है। आप सो रहे हो, बीपी भी कम होगा, हार्ट रेट भी कम होगा। आप उठे, ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। आप चेयर पे बैठे हुए हो, एक पर्टिकुलर लेवल पे है। आप चल के कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हो और बढ़ जाएगा। आप थोड़ा तेज़ चल रहे हो और बढ़ जाएगा। आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए और चढ़ जाएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा। आपकी मेरे से आर्गूमेंट हो जाए, हम एक दूसरे के साथ गुस्से में बात करना लगे और बढ़ जाएगा। हम भागेंगे और बढ़ जाएगा। हम बैठ जाएंगे, 10 मिनट में कम हो जाएगा। तो इसलिए बीपी और पल्स कांस्टेंट नहीं है, ये एक रेंज है। तो हमें मालूम होनी चाहिए कि हेल्दी रेंज क्या है। उसके अंदर अगर बीपी हो तो सही है, नहीं तो गलत है। दूसरा, कई लोग पूछते हैं कि उम्र के साथ बीपी का क्या रिलेशन है। तो आमतौर पे बीपी की डेफिनेशन तो यही है कि 140/90 से ऊपर को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये वैसे डेफिनेशन कांस्टेंट है हर एज के लिए। लेकिन अब हम मानते हैं कि अगर उम्र 80 साल से ऊपर हो गई हो तो हम 10 मिलीमीटर तक और इजाज़त दे देते हैं। 150/90 तक हम इलाज ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उस एज पे अगर ज़्यादा इलाज करें तो कई बार चक्कर आना शुरू हो जाता है, बीपी खड़े होने पे कम हो जाता है। तो इसलिए जनरल डेफिनेशन है 140/90 के ऊपर। बुज़ुर्गों के लिए 80 साल के ऊपर हम थोड़ा सा और अलाउ कर देते हैं, 5-10 मिलीमीटर एक्स्ट्रा। ये हमारी लिमिट्स हैं। इससे ऊपर हो तो हम ट्रीटमेंट सोचते हैं, नहीं तो नहीं। वो भी अगर लगातार हाई रहे। अगर आप अभी आए हो बाहर से तेज़ चल के और आपका बीपी 145/90 है तो मैं आपका इलाज नहीं शुरू कर दूंगा, मैं महीना भर वेट करूंगा।
बार बार बीपी चेक करेंगे, बार बार देखेंगे, फिर इलाज करेंगे अगर लगातार हाई रहे। डॉक्टर साहब, एक सवाल जिसके साथ मैं डायरेक्टली रिलेटेड अपने आप को फील करता हूँ, जैसे आपने बताया कि हमारा इंडिया में वेस्टर्न वर्ल्ड से 9 इयर्स का रिस्क ज़्यादा है हार्ट अटैक का। अब जो चीज़ें वो खाते हैं, इट मीन्स कि वो हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं। वो रेड वाइन भी पीते हैं अपने खाने के साथ, वो ड्रिंक्स भी लेते हैं, या और भी जो पिज़्ज़ा बर्गर ये वो सब खाते हैं। इसका मतलब है कि वो चीज़ें खानी चाहिए ताकि हमारा वो 9 साल का गैप कवर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये इसको एक्स्ट्रापोलेट करके ऐसे कहा जा सकता है। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बट मैं इसके जवाब में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम हार्ट अटैक का रिस्क देखें इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो सबसे कम रिस्क है अमेरिकन्स लिविंग इन अमेरिका का। उससे ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक का इंडियंस लिविंग इन इंडिया का। लेकिन इनसे भी ज़्यादा हाई रिस्क है हार्ट अटैक का इंडियंस लिविंग इन अमेरिका का, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हम पूरी अमेरिकन डाइट नहीं खाते, अभी भी हमारी आधी से ज़्यादा डाइट इंडियन है। वहाँ पे जो रहते हैं उनकी पूरी डाइट अमेरिकन है, तो उनका रिस्क हमसे भी ज़्यादा है। बेसिकली ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं कुछ। आप देखो, जेनेटिकली वो हमसे 3-4 इंच लंबे हैं, वो उनका मसल मास हमसे ज़्यादा है, उनमें डायबिटीज़ का रिस्क हमसे थोड़ा कम है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें कई टेक्निकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मगर हम लोग ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट है। सेम खाना खाने पे हम में डायबिटीज़ होने की या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी उनसे ज़्यादा है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा खाते हैं, हमें बड़ी जल्दी डायबिटीज़ हो जाती है। इनफैक्ट आज से कुछ साल पहले इंडिया के 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक स्टडी हुई थी, जहाँ पे 50 साल की ऊपर के उम्र के लोगों की शुगर टेस्ट की गई। तो इट वाज शॉकिंग टू फाइंड कि ज़्यादातर सिटीज़ में 50 साल से ऊपर 40 से 50% लोगों को डायबिटीज़ है। उनमें से बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। तो ये कारण है जिसके कारण हमारे हार्ट अटैक्स इतने बढ़ रहे हैं। सो जो हमारे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जिसमें कि मैं जो आपको चीज़ें बता रहा था, दाल सब्ज़ी है, फल है, सलाद है, दही और पनीर है, नट्स हैं, ये ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं। अनहेल्दी चीज़ें हैं जैसे कि जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये जैसे केक पेस्ट्रीज़ हैं, आइसक्रीम्स हैं, जो हलवाई की मिठाइयाँ हैं, जो फ्राइड चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ये अनहेल्दी हैं, ये कम खानी चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जी जब 5-7 साल पहले एक गाइडलाइन आई थी कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर से लिमिट हटा दी गई है। बहुत लोगों ने पूछा हमें कि जी कोलेस्ट्रॉल की लिमिट हट गई है, इसका मतलब हमें फ़ैट्स खाने चाहिए। सो फैट्स खाने चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी फ़ैट खाओ, कि आप समोसे जलेबियाँ खानी शुरू कर दो। हेल्दी फ़ैट खाने का मतलब है कि आपके खाने में जिन चीज़ों में हेल्दी फ़ैट है वो आप खाओ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पनीर है, दही है, या नट्स हैं, बादाम अखरोट हैं, सीड्स हैं, ये चीज़ों में हेल्दी फैट है, ये आप ज़्यादा खा सकते हैं। सो मतलब जैसे आपको स्नैक लेना है तो आप बिस्किट मत खाइए, आप बादाम खाइए। तो आपको जैसे शौक़ है कि जी मैं केक का पीस खाऊं, उसके बजाय आप एक हैंडफुल ऑफ नट्स या कुछ सीड्स खा लो, या आपने अगर ज़रूर कुछ खाना है आप फल खा लो, आप अंडा खा लो, आप स्प्राउट्स खा लो। ये चीज़ें ज़्यादा हेल्दी हैं बजाय इसके कि जो चीज़ें आम चलती हैं कि जी पेस्ट्री खा ली, केक खा लिया, बर्गर खा लिया या आइसक्रीम खा ली। कभी कभार नहीं मैं मना कर रहा, क्योंकि देखिए फिर तो शायद ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं रहता। फंक्शंस होते हैं, मैरिजेज़ होती हैं, बर्थडेज़ होते हैं, उनमें ज़रूर खा लीजिए, पर देख के, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड सेकेंडली विद इन लिमिट्स, कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 25-30 साल के ऊपर जाती है, तो मतलब ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी बदपरहेज़ी हफ्ते में एक आध बार से ज़्यादा ना हो। हफ्ते में एक बार चल जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी कभी भी नहीं खाना, तो आप ज़रूर खाना शुरू कर दोगे, ज़्यादा खाओगे। पर आपको पता है हफ्ते 10 दिन में एक बार हम कुछ कर सकते हैं बदपरहेज़ी, तो आप बाकी के 6 दिन क्लीन रहोगे। तो ये मेरा मैसेज है आपके लिए। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ है बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। वो ये है कि जैसे मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा एक मिलने वाला एक यार दोस्त मेरा, उसको हार्ट प्रॉब्लम आ गई। इमीडिएटली एक हम नज़दीक के हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट ने चेक किया और जब उनको देखा तो बाहर मैसेज आया कि इनको स्टंट पड़ेगा।
आप ये बताइए कि कितने वाला स्टंट पड़वाना है आपने, कौन सा स्टंट आपने डलवाना है। डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें आप थोड़ी सी नॉलेज दें। एक तो ये कि वो क्या चीज़ है, और दूसरा कुछ ऐसा सिस्टम हो कि स्टंट की ज़रूरत ही ना हो। देखिए, जो तो स्टेंट है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्टेंट क्या है। स्टेंट तो एक पतली सी मेटल की मैश है, ये कुछ स्पेसिफिक एलॉयज से बनती है और बिल्कुल पतला होता है ये, मतलब बहुत ही पतली तारें होती हैं जिनसे स्टेंट बनती है। मतलब कई बार एग्जांपल दिया जाता है बॉल पेन के स्प्रिंग के साथ के वैसी लगती है, पर एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, उससे बहुत पतली, बहुत बारीक है। और उनके ऊपर स्पेशल किस्म की दवाई लगी होती है जिससे कि दोबारा नर्विंग ना आए। क्योंकि जब पहली बार स्टेंट्स का इजाद हुआ आज से करीब 30 साल पहले, तो ये देखा गया कि 10 में से 3 केसों में 6 महीने के अंदर दोबारा नर्विंग आ जाती है। तो वो एक स्पेशल किस्म की दवाइयों का इजाद किया गया जिससे कि अब ये रिस्क बहुत कम है। अब हम बोल देते हैं 7-8%, बट प्रैक्टिकली आप देखोगे 5% से कम लोगों को दोबारा नर्विंग आती है अगर सही पेशेंट में सही तरह से स्टेंट लगाया गया हो। बाकी जो आपका ओरिजिनल सवाल था कि स्टेंट की टाइप्स क्या होती हैं, वो प्रॉब्लम ज़्यादा पहले थी, आज से 5 साल पहले तक थी, क्योंकि उस वक्त तक स्टेंट एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में नहीं था और उस वक्त डिफरेंट कंपनीज के स्टेंट डिफरेंटली प्राइस थे। जैसे मतलब मिसाल के तौर पे कि जी लड्डू हैं तो जी बांसल किसी तो कॉस्ट पे बेचता है, नोवेल्टी किसी कॉस्ट पे बेचता है, मुनीम किसी कॉस्ट पे बेचता है, या कार है टोयोटा की एक और है कॉस्ट है, होंडा की एक कॉस्ट है, मारुति की डिफरेंट कॉस्ट है, कोई रेगुलेशन नहीं थी। लेकिन 5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी रेगुलेशन कर दी। उन्होंने स्टेंट को असेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में ले लिया और उसकी लिस्टें बना दी। तो अब स्टेंट्स की एक अपर सीलिंग है। तो जो टॉप ऑफ द लाइन स्टेंट्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हैं, या इंडियन स्टेंट्स जो उस लेवल की हैं, जो FDA अप्रूव्ड स्टेंट्स हैं, वो मतलब करीब 34-35 हज़ार की है। तो उसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे कंपनी A है, B है, C है, सबकी कॉस्ट सेम है। सिमिलरली एक सेकंड लाइन है जो 22-23 हज़ार के करीब है। तो जो सेकंड लाइन स्टेंट्स हैं वो भी अप्रूव्ड स्टेंट्स हैं, पर उनकी एविडेंस उतनी नहीं है जितनी टॉप ऑफ द लाइन स्टेंट्स की है, वो उससे थोड़ी सी कम 22-23 हज़ार की रेंज में है। सो इसके साथ सिंपल हो गया। इसके साथ हम आपसे ये पूछते हैं कि जी ये टॉप ऑफ द लाइन स्टेंट्स की रेंज ये है, और अगर आपको ये रेंज एक्सेप्टेबल है तो उनमें से जो भी साइज़ रिक्वायर्ड होगा, वो जो 3-4 स्टैंडर्ड कंपनीज हैं उनमें से एक स्टेंट डाल दिया जाता है, और फिर हम बाद में पेशेंट को बता देते हैं कि हमने क्या यूज़ किया है। सो अब ये प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल हो गया है। जो नेक्स्ट मेरा एक था कि कुछ ऐसी बात बताएं हमारे दर्शकों को कि उनको स्टंट की ज़रूरत ही ना पड़े। वो तो मैं यही बता रहा था जी, हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए, टोटली प्रिवेंट कर पाना पॉसिबल है कि नहीं वो तो पता नहीं, बट उसको डेफिनेटली पोस्टपोन किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, जापानीज़ ऑपरेटर बहुत आते हैं इंडिया में भी, बाहर भी, क्योंकि जापान में एंजियोप्लास्टी की बहुत अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। कई चीज़ें हैं हमने जो जापानीज़ ऑपरेटर से सीखी हैं। तो जापान में वो कहते हैं जिस तरह का डिज़ीज़ उनको 80 से 90 साल की एज में मिलता है अपने मरीज़ों में, वैसा डिज़ीज़ हमें 50 से 60 साल की उम्र में मिलता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपलसरी है कि 50 साल की उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कुछ तो मैंने जैसे आपको बताया जेनेटिक डिफरेंसेस होंगे। जापानीज़ जेनेटिकली हमसे शायद ज़्यादा हेल्दी हैं हार्ट के मामले में, लेकिन जो बाकी दो चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट, वो हमारे हाथ में है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम हार्ट अटैक का रिस्क डेफिनेटली कम कर सकते हैं और उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपना एक उम्र के बाद अपना रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए। तो उससे ये होता है कि अगर कोई ये 5 मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए थे, अगर ये डेवलप हो रहे हों, हम उनका इलाज करें सही टाइम पे और रेगुलरली। ये नहीं सोचें कि जी बीपी की दवाई मैंने 3 महीने ले ली, अब मेरा बीपी ठीक हो गया, अब दवाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलर चेकअप चाहे 3 महीने नहीं 6 महीने में एक बार दिखा लीजिए, मगर कुछ रेगुलर फॉलोअप रखें ताकि ये रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रहें
उससे हम हार्ट अटैक का रिस्क डेफिनेटली पोस्टपोन कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से हमारे दर्शकों से उनको आपने गाइड किया है। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, प्लीज़? देखिए जी, पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहूँगा। हम कई बार ये सारी चीज़ें इस तरह टाइम लेके मरीज़ों को बता नहीं पाते, तो आप ये चीज़ सर्कुलेट करोगे, इससे शायद लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक तो मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी आप सब लोगों से जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल अनहेल्दी होते जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, हम डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, हम बाहर ज़्यादा जाते हैं, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल ज़्यादा अपना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये ज़रूर कई चीज़ों में बहुत अच्छा है, मगर जो हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। हमें ये जो थोड़ी थोड़ी देर बाद छोटे छोटे स्नैक्स लेने की आदत पड़ गई है, चाय दूध में ज़्यादा मीठा डालने की आदत पड़ गई है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये बेकरी आइटम्स, ये फ्राइड चीज़ें, हलवाई से सामान आना, ये जो चीज़ें हैं ये हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हमको इसको पार्टी, एक स्पेशल फूड की तरह ट्रीट करना चाहिए जो कभी कभी मिलता है। ऐसी चीज़ नहीं मानना चाहिए कि जो कि रोज़ खानी है। सो ये अगर हम करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है वो एक किस्म की मशीन है, तो हमको इसको फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। सो चाहे आप वॉक करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, चाहे आप जिम जाओ, कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करो। हफ्ते में 5 दिन कम से कम अगर आप आधा पौना घंटा कोई एक्सरसाइज रेगुलरली करते हो, उससे आप बहुत हेल्दी रहोगे। तीसरी चीज़, आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। 20 साल की उम्र में हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसमें कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं। मैंने 5 रिस्क फैक्टर बताए थे: शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और शरीर के ऊपरले हिस्से का मोटापा। सो हर आदमी, औरत को पता होना चाहिए 20 साल की उम्र के बाद, एडल्ट को, कि जी मैं इस रिस्क फैक्टर स्कोर पे कहाँ फिट करता हूँ, मेरे को कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, 5 साल बाद दोबारा चेक कराइए। अगर कोई है तो उसको कंट्रोल करिए। तो 20 से 40 साल के बीच में 5 साल का भी गैप बहुत है, मगर उसके बाद हमें हर 2 साल में अपना एक कुछ बेसिक चेकअप करा लेना चाहिए, जैसे कि बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, जो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और उसके लिए आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसकी ये जो राय है, हमें अपने दोस्तों से, मिलने वालों से, रिश्तेदारों से कि वो क्या दवाई ले रहे हैं, उससे नहीं लेनी चाहिए। तो अगर हम रेगुलरली अपनी इवैल्यूएशन कराते रहेंगे तो हमें ये रिस्क फैक्टर पता चल जाएंगे। अगर हमें रिस्क फैक्टर पता चल जाएंगे तो हम उनका सही टाइम पे इलाज कर सकेंगे। और जो मेरे को आपने पूछा कि जी हम कैसे हार्ट अटैक अवॉइड कर सकते हैं, तो ये उसका तरीका है: हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज एंड साल, 2 साल, 3 साल में एज रिक्वायर्ड अपना चेकअप। और अगर कोई रिस्क फैक्टर आ जाए, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जो भी, उसका सही इलाज रेगुलरली कराना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि 3-4 महीने में जी ये चीज़ ठीक हो गई, अब ये ठीक ही रहेगी। वो ठीक नहीं रहती, वो दोबारा ख़राब हो जाती है। तो साल में रेगुलर अपना चेकअप कुछ करवाएं, सो दैट आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं आपको पता रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। एंड अगर हम सब मिलके इस चीज़ का फैसला करें कि ये हेल्दी हैबिट्स हम अपनाएं, तो इंडिया में ही शायद आगे चल के हिस्ट्री इम्प्रूव कर जाए। हार्ट अटैक की एज हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड ही क्या, उससे भी ज़्यादा एज पे होने लगे। सो इस उम्मीद के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना मैसेज दे सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं अपील करूंगा अपने देखने वालों से, अपने दर्शकों से, कि इस तरह की अगर वीडियोस आपने देखनी है, ये नॉलेज लेनी है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेज आप तक ही ना रह जाए, आपके मिलने वालों को, आपके मित्रों को, हमारे समाज में ये सब फैलना चाहिए, ताकि एक हेल्दी समाज की सृजना हो सके। थैंक यू वेरी मच।